बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि फीस हर साल बढ़ती चली जा रही है। क्या लगता है आपको, बढ़ती है फीस? कि क्या ये स्कूल की जरूरत भी है कि फीस बढ़ाई जाए, और या स्कूल अपने मन से बढ़ा रहा है? नहीं किया। अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि ये जो स्कूल खुल रहे हैं, रोजाना नए खुल रहे हैं, ये बिजनेस पर्पस बन गया है कि भाई इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है, ये मोटिव लेकर खोले जा रहे हैं? अच्छा, एक स्कूल खोलने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है जिससे बाहर जा रहे हैं कॉलेज स्कूल? फिर हर 40 बच्चे के ऊपर एक टीचर चाहिए। अच्छा, ये आ गया था रूल कि 8th क्लास तक या 5th क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। ये सही है बात? अच्छा, एक ही शॉप से बुक्स लेना, ये क्या पैटर्न है? कि अभिभावक संघ को तो समस्या है, अभिभावक को समस्या दिखती नहीं है। हाँ, उनकी शिकायतें कहाँ है? बात सही है। तो सरकारी स्कूल भी आते हैं इसी में। सरकारी देखिए, अभिभावक तो अभिभावक है, कहीं पर भी जहाँ बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं अभिभावक है। तो इतने महंगे बिल्डिंगे हैं, एसी लगे हैं, सब कुछ है, तो बनता है कि वो फीस ज्यादा ले रहा है क्योंकि रूम भी एसी है, सब कुछ 5 स्टार बन गया है। हाँ। तो क्यों ना वैसे ही स्कूल सरकार बना के दे ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ने जा सके। नहीं, वो बच्चे तो ऐसे है ना कि टाट पर बैठ के आज भी पढ़ाया जाता है चुंगी स्कूलों में। बिल्कुल ठीक बात है कि टाट पे स्कूल में कुछ जगहों पे पढ़ाया जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में देखिए 12th तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, कोई फीस ही नहीं जाती। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ भी होना चाहिए ना। ट्रस्ट के अंदर स्कूल चलाएंगे ताकि टैक्सेशन बचे, लेकिन ट्रस्ट की जो बातें हैं उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, एडमिशन फीस क्या हर साल ली जाती है? नहीं, एडमिशन फीस अब नहीं ली जाती है। पहले एक तो हमें स्कूल में फीस देना है, ढेर सारी बुक्स महंगी लेना है हमको, फिर हमें बच्चे को कोचिंग भी भेजना है, तो स्कूल क्यों भेजा जा रहा है? तो ये होता था कि एग्जाम आने वाले हैं, 20 दिन पहले घर वालों ने डिश टीवी कटवा दिया, बोले कोई टीवी नहीं दिखेगा। अच्छा, माएँ आजकल बड़ी शिकायत कर रही हैं कि NCKG में भी इतना सारा कोर्स हो गया है कि हम तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चा कैसे पढ़ेगा? 3.5 साल से एडमिशन या 4.5? 3.5 साल से। तो 3.5 साल का बच्चा ज्यादा छोटा नहीं हुआ? कम से कम 5 साल में पढ़ाई शुरू होना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का क्या है कि लोग कहते हैं नहीं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही काबिल होगा, ऐसा कुछ है? जहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बड़े करीब रहते हैं, लोग कह रहे हैं को एजुकेशन में माहौल खराब होता चला जा रहा है क्योंकि लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। कैसे देखते हैं इसको? और ये जो टीनेजर की जो एज होती है, हाँ, जहाँ पर बच्चों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाँ, वहाँ पर बच्चे समझिए कि एक मन के अंदर एक सैलाब आया हुआ। लड़कियां कहती हैं कि भाई हम कोई भी कपड़ा पहनेंगे, माँ बाप के साथ किसी भी कपड़ों में साथ चल रही हैं। कैसे देखते हैं इसे? आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स की जिनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ये कहकर कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत महंगी हैं, यूनिफॉर्म रोज़ बदलती है। ये सारी समस्याएं लेकर वो पेरेंट्स आखिर जाते कहाँ हैं? तो इस सब के लिए एक संघ बना हुआ है, अभिभावक संघ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री अंकुर किशोर सक्सेना जी हमारे साथ हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं उस संघ के, जिस पर जाकर आप लोग समस्याएं कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत आपका। बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि फीस हर साल बढ़ती चली जा रही है। क्या लगता है आपको, बढ़ती है फीस? देखिए, फीस तो हर साल बढ़ती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसके बढ़ने के एक तरीके हैं, कुछ सिस्टम है, एक फार्मूला है जिसके तहत फीस को बढ़ाया जाता है। जरूरी है बढ़ाना? देखिए, ये ऐसा था कि 2018 में एक शुल्क नियामक समिति का गठन करने के लिए एक कानून बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, और उसके अंदर ये तय करना था कि एक कमेटी हर जिले के अंदर बनेगी जिसको जिला शुल्क समिति के नाम से जाना जाएगा, और वो समिति इस चीज को चेक करेगी कि कोई भी स्कूल अपनी फीस अनियंत्रित रूप से ना बढ़ाए। तो उसका एक फॉर्मूला तय किया गया कि 2016 में जैसे आप देखते हैं कि किसी स्कूल की फीस एक साल की मान लीजिए 50,000 रुपए या 60,000 रुपए है, तो उन्होंने कहा कि स्कूल अपनी 2016 की जो फीस है उस पूरी फीस को जोड़ेगा, एक साल की कितनी हुई, और कंपोजिट फीस के नाम से उसको 4 भाग में बांट देगा। कंपोजिट फीस मतलब? कंपोजिट फीस मतलब जैसे पहले होता था कि लैब फीस अलग लेते थे, स्पोर्ट्स फीस अलग जाती थी, एग्जामिनेशन फीस अलग जाया करती थी, तो उन्होंने कहा कि वो सारी फीस जो कि स्कूल के एक्सपेंडिचर में आती है जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, और जो बेसिक स्कूलिंग का पार्ट है, वो सब अलग अलग मदों में ना लेके एक मद में ली जाएगी, तो उसे कंपोजिट कहा गया। तो कंपोजिट फीस जो बताई, जो सरकार ने सिस्टम बनाया उसके अंदर उसने कहा जब 4 भागों में, जैसे मान लीजिए 50,000 की फीस है, तो 1250 के 4 टुकड़े करके उसको 4 बार में स्कूल ले सकता है तिमाही के रूप में। ठीक है। तो उससे एक फायदा ये होता था कि कई बार इनकम टैक्स में भी ये होता था कि जो आप जैसे कोई जना नौकरी करता है और वो इनकम टैक्स के अंदर अगर वो ये चाहता है कि मुझे छूट मिले किसी तरह की, तो उसको छूट नहीं मिलती थी पूरी, क्योंकि इनकम टैक्स में ट्यूशन फीस की तो मान्यता थी
लेकिन बाकी फीस की मान्यता नहीं हुआ करती थी। अब जैसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्चे में तो स्पोर्ट्स फीस भी जा रही है, लैब फीस भी जा रही है, परंतु होता क्या था कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्यूशन फी को कंसिडर किया करता था केवल। अच्छा। अभी जब कंपोजिट फीस की गई तो वो पूरी फीस कंबाइंड हो गई और उस पूरे पे एक प्रोफेशनल के रूप में, नौकरी के रूप में इनकम टैक्स में वो भी छूट मिली। और दूसरा ये बात खत्म हो गई कि अब किसी भी तरह के मद को स्कूल नहीं बढ़ा सकता। और उसके बाद एक फॉर्मूला तय हुआ कि जैसे जो महंगाई भत्ता होता है ये सरकार जो है वो डिक्लेयर करती है कि इस साल इतना रहा, इस साल उतना रहा, तो उसका एवरेज जो निकलता है तो उतना उसको बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्रोडक्टिव इंडेक्स। तो एक वो और प्लस 5%, क्योंकि स्कूलों ने कहा कि हम फीस के साथ साथ हम बच्चों जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाते हैं और बहुत सारे खर्चे हर साल बढ़ जाते हैं। तो ये माना गया कि स्कूल के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या चाहे वो किसी तरह का भी जो चीजें बढ़ती हैं हर साल, उसको आप 5% तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और प्लस ये सीपीआई जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उसके हिसाब से जो भी एवरेज आएगा वो आप ले सकते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि ये लगभग जो फीस का स्ट्रक्चर होता है इसमें सीपीआई कभी 4.5, कभी 3.5, कभी 4.25 इतना आता है। और 5% स्कूल को दिया कि 5% तक बढ़ाए। तो 5% तक का जो स्कूल ने जो उसका बेनिफिट लिया कि वो पूरा 5% ही बढ़ा देते हैं, उस पर ऑडिट नहीं होते। जो जिला शुल्क समिति बनी उसके बारे में बताता हूँ मैं भी आपको। जिला शुल्क समिति की जिम्मेदारी ये थी कि वो ये देखे कि क्या ये स्कूल की जरूरत भी है कि फीस बढ़ाई जाए और या स्कूल अपने मन से बढ़ा रहा है। तो एक ब्रैकेट दिया गया, एक कहते हैं सीमा बनाई गई कि आप 5% से ऊपर फीस नहीं बढ़ाएंगे। सीपीआई गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। तो अब ये एक फार्मूला सेट हो गया जिससे हर साल फीस को बढ़ाना है। लेकिन हुआ क्या कि जो ऑडिट वाला पार्ट था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो समिति बनी हर जिले में, उस जिले के अंदर क्या था कि जो समिति के चेयरमैन जो होते हैं वो जिलाधिकारी महोदय होते हैं, डीआईओस जो होते हैं वो उसके सचिव होते हैं, उसके बाद एक लेखाधिकारी होते हैं और एक होते हैं आपके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर। अच्छा। तो इन चार के अलावा एक सीए होता है और एक होता है अभिभावक प्रतिनिधि और एक होता है स्कूल की तरफ से विद्यालय प्रतिनिधि। ऐसे करके 7 लोगों की टीम बनाई जाती है। अब इसमें सचिव की जिम्मेदारी होती है कि डीआईओस के पास ही सारी कंप्लेंट जाती है सीबीएसई स्कूल्स की। तो जब सीबीएसई स्कूल्स की समस्याएं डीआईओस के पास जाती हैं तो डीआईओस की जिम्मेदारी होती है, उसका दायित्व होता है कि वो डीआईओस उसको तय करें कि एक बैठक डीएम साहब के साथ करें और उसके बाद उनका हल निकालें। परंतु होता क्या है कि अभी तक पिछले काफी सालों से देखा जाए तो ऐसी मीटिंग्स की संख्या सिर्फ इतनी समझ ली जितने हर साल बनी, और या 2 साल में बनती है एक बार। 2 साल में बनती है, एक मीटिंग होती है जिसमें बातचीत होती है कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, एक इंटरेक्शन होता है। उसके बाद मीटिंग पे कभी पॉइंट्स को लिया नहीं जाता है। तो जब आप उसका ऑडिट करेंगे, अब यहाँ पर समझने का फर्क समझिएगा, ये बहुत माइन्यूट सा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। विद्यालयों के पास, स्कूल्स के पास कमाई बहुत बड़ी होती है। जब वो लाखों रुपए की जगह करोड़ों रुपए में कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि अपने स्कूल के अंदर एक बिल्डिंग बनाई। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया मान लीजिए, तो स्कूल दिखाता है कि हमने 1 करोड़ 15 लाख रुपए का खर्चा किया एक बिल्डिंग बनाने में। और उस तरह से वो जो अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया करता था उसमें ये दिखाया करता था कि 15 लाख जो ऊपर खर्च हो गए हमारे प्रॉफिट से, वो हमने दोस्त यारों से या परिवार वालों से ले लिए उधार पे। अच्छा। तो क्या हुआ कि ये पूरा 0 हो गया प्रॉफिट आपका। ये हर साल का नियम हुआ करता था उनके प्रॉफिट लॉस का। जब गवर्नमेंट ने नियम बनाया तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर कहा कि जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा उसका केवल 15% ही माना जाएगा आपकी बिल्डिंग के अंदर। आप इससे ऊपर उसको खर्चे में नहीं दिखा सकते। अच्छा। क्योंकि वो आप ही के यहाँ का असेट बन जाता है। वो जगह तो बिल्डिंग तो आप ही की हो गई। 15% हम मान लेते हैं, 15% हम मान लेंगे। अब वो जो 1 करोड़ रुपए का में 1.25 करोड़ दिखा रहे थे वो, अब वो 1.25 करोड़ दिखाएं या 3 करोड़ दिखाएं उससे मतलब नहीं है। 1 करोड़ का यदि प्रॉफिट आया है तो 15 लाख रुपए से ऊपर वो इसमें नहीं दिखा सकते। दैट मीन्स कि 85 लाख रुपए जो बच रहे हैं वो अब स्कूल के प्रॉफिट में। अब यदि 85 लाख रुपए स्कूल के प्रॉफिट में है तो फिर स्कूल फीस क्यों बढ़ा? अब सवाल यहाँ से उठता है, तो यहाँ पे ऑडिट कौन करे? ऑडिट के लिए वहां पर सीए इस कमेटी के अंदर है जो सीए के पास आए और वो ऑडिट करें। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं और जो सिविल इंजीनियर्स हैं जो उसमें रखे गए हैं, उनका काम ये होता है कि यदि स्कूल के अंदर कोई वो बता रहा है कि मेरा एक्सेस खर्चा है ऐसा, तो वो जाके भी वो ऑडिट कर लें उसके अंदर। लेखा जोखा कैसे रखा जाता है इस पर भी बात करनी होती है, तो उसके लेखाधिकारी भी होते हैं। लेकिन ये पूरी मशीनरी काम नहीं करती। अब सवाल ये कि किसी भी अभिभावक के लिए कही या एक आम आदमी के लिए कही, जब उसकी बातें बहुत लंबे समय तक नहीं सुनी जाती तो उसको उस संस्था से या उस समिति से
विश्वास उठ जाता है। अब जब विश्वास उठ जाता है तो लोग शिकायत करना बंद कर देते हैं। जब शिकायत करना बंद कर देते हैं तो अब विभाग कहता है, तो विभाग कहता है कि साहब शिकायत ही नहीं आ रही, तो अब काम किस पे करेंगे। तो अब यहाँ पर जब तक समिति सक्रिय नहीं होती है तब तक आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल 5% फीस बढ़ा क्यों रहा है। स्कूल अपने आप फीस बढ़ाता है, उस पर भी एक चालाकी चलता है कि ये एक नियम में ये भी नियम है कि स्कूल जब नया सत्र शुरू करेगा 3 महीने पहले वो अपने पूरा फीस स्ट्रक्चर उस पर डालेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा की क्या क्या क्लासेस हैं उसके हिसाब से कितनी फीस लेगा वो सब 3 महीने पहले डाल देगा। अब एक आम अभिभावक के रूप में समझिए आप, एक आम अभिभावक जो बच्चे को मान लीजिए 4th क्लास में पढ़ा रहा है, उसका बच्चा पास होकर 5वीं में जाएगा, तो उसका जब एग्जाम चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए मार्च अप्रैल में आपने नया सत्र शुरू किया, तो जनवरी में जब स्कूल अपना वो सब डाल देगा तो वो पहले ही सवाल उठा देगा कि फीस गलत बनी है, इसको नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब बढ़ा देगा तो नया सत्र आने से पहले ही आवाजें उठ जाएंगी, नए सत्र की फीस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब स्कूल क्या करते हैं, स्कूल क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 4th क्लास का एग्जाम लिया मार्च के आखिरी वाले हफ्ते में, तो ना आखिरी वाले हफ्ते में एग्जाम लिया, अप्रैल के 1st वीक में या 2nd वीक में जाकर रिजल्ट दिया, और अप्रैल के 3rd वीक में एक हफ्ते बाद स्कूल खोल दिया, फीस स्ट्रक्चर दे दिया। तो अब जब बच्चों को वो फीस स्ट्रक्चर मिलता है पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे, वो तो फिर अब शोर कहाँ से मचा, अब तो सीधे फीस जमा करनी है। हाँ। अब 3 महीने पहले ये चीज अपडेट नहीं हुई, ये जो विभाग को काम करना है, ये जो संस्था समिति को काम करना है, वो समिति ने नहीं किया। अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि ये जो स्कूल खुल रहे हैं, रोजाना नए खुल रहे हैं, ये बिजनेस पर्पस बन गया है कि भाई इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है, ये मोटिव लेकर खोले जा रहे हैं स्कूल? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हालांकि आपके पॉडकास्ट पे क्या कहूँ, ये तो सब दुनिया देख रही है। हाँ। कि ऐसे इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके स्कूल हैं, जो स्कूल से पहले क्या करते थे, पहले ये देखिए, हम तो कहते हैं स्कूल कोई फायदा नहीं कमाता। हाँ। लेकिन जरा देखिए उनकी जिंदगी, जिन्होंने जब स्कूल शुरू किया तब वो क्या थे, और आज उनकी 3 ब्रांचें। हाँ, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उनके ये बताते हैं कि स्कूल कभी प्रॉफिट में ही नहीं गया। अच्छा, ये भी चल गया है कि एक स्कूल में सब जा रहे हैं तो भेड़ चाल वो उसी में जा रहे हैं, एडमिशन ओवर हो गए हैं, यहाँ तक कि डोनेशन लेकर छोटे छोटे क्लासेस में हो रहे हैं एडमिशन। देखिए ये थोड़ा सा उन लोकेशन की वजह से भी होता है। जैसे जो शहर के बीच में है या शहर के अंदर जो स्कूल आते हैं, सबसे पहले हर अभिभावक का इच्छा होती है कि मैं उसी में एडमिशन करा दूं। तो अब जब वो सबसे पहले भागते हैं स्कूल के लिए, तो होता क्या है, स्कूल में 100 सीटें हैं और 250 लोग उन पे आवेदन करके बैठे हुए हैं। तो स्कूल को लगता है कि भाई मैं तो बहुत सही हूँ, मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो जब उसमें होड़ लगती है, फिर क्या होता है, वो स्कूल का नाम ऐसे ही फेमस हो जाता है कि उसके अंदर की पढ़ाई क्या है, उसके अंदर का सिस्टम क्या चल रहा है, उसके डिसिप्लिन है कि नहीं है, टीचर, उससे कोई मतलब नहीं। अब तो मतलब ये कि उसमें एडमिशन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने जो 100 सीटों में 250 लोग थे, उसमें हमने जंग जीती और 100 लोगों को एडमिशन कराया। इसी वजह से वो मनमानी करना शुरू कर सकते हैं। जी, क्योंकि आप देखिए कि किसी को भी अपना नुकसान होने पे, जैसे स्कूल के अंदर बच्चे ना आए, तो कहीं ना कहीं स्कूल को नुकसान होगा। तो स्कूल को नुकसान होने का मौका ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है आप जाइए, 10 खड़े पीछे हमारे। तो फिर ऐसे में स्कूल आपकी को सुने। तो नए जो स्कूल है उसमें भी तो ट्राई कर सकते हैं ना लोग। ये सबसे बड़ी परेशानी है इस देश के। मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोगों की आदत यही है कि 3 चाट की दुकानें खड़ी हो, जिस पे ज्यादा भीड़ होगी हम उसी पे चले जाते हैं, ताकि पड़ोसी वाला बेचारा मक्खी मार रहा होता है और वो बताता रहता है कि जिस खानदान की है, ये मेरा सगा भाई है, मैं भी सगा भाई, सेम बना रहे हैं। तो एक ही घर से चटनी बन के आ रही है, एक ही घर सामान बन के आ रहा है, लेकिन हम भीड़ देख के पहुंच जाते हैं, ये देखते ही नहीं कि वो दूसरा क्या दे रहा है। तो जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इस तो और स्कूलों में नहीं जाएंगे, तब तक उन स्कूलों के जो दिमाग है वो ठीक नहीं हो सकते जहाँ पर लगातार लाइन लगी। अच्छा, एक स्कूल खोलने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है जिससे बाहर जा रहे हैं कॉलेज स्कूल? देखिए, स्कूल जो है उसमें लगभग जो है आप मान के चलिए कि 10,500 से 11,000 गज की जगह चाहिए होती है, और लगभग उतने उसके साथ उनका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि अगर आप 5वीं तक का क्लास का स्कूल खोल रहे हैं, 10वीं तक का खोल रहे हैं, 12वीं तक का खोल रहे हैं, ये मैंने आपको सीबीएसई पैटर्न 12वीं क्लास तक का बताया। अब उसके साथ उसके पास प्लेग्राउंड है कि नहीं है। अभी जैसे आप देखेंगे पुराने स्कूल हैं, उसमें कईयों के पास ऐसा है कि बहुत छोटे से प्लेग्राउंड हैं। तो अब क्या है, अब क्योंकि जितना समय गुजरता जाता है तो उतनी चीजें समझ में आती जाती हैं, क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। तो अभी क्या है, प्लेग्राउंड भी चाहिए, कौन कौन सी गेम्स रखेंगे, आप क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं, क्या स्टैंडर्ड स्टडी कराना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उस हिसाब से स्पेस चाहिए होती है। फिर हर 40 बच्चे के ऊपर एक टीचर चाहिए, 30 से 40 बच्चों के बीच में अलग अलग उसमें एक टीचर चाहिए होता है। अब यदि आप उस हिसाब से देखेंगे तो स्कूल में बच्चे बहुत होते हैं, टीचर कम होते हैं। तो अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिर आपका ऑडिट का वो है, तब तक आप ऑडिट नहीं करेंगे, जाके पकड़ेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। और जब कोई पकड़ ही नहीं रहा है तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा, ये आ गया था रूल कि 8th क्लास तक या 5th क्लास तक बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, ये सही है बात?
ये सही बात है। 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल ना करने का एक प्रावधान है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उस पॉलिसी को अभी थोड़ा सा उन्होंने अमेंड किया है, थोड़ा चेंज किया है उसमें। 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों, अगर कोई बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में, हाँ। तो उनको उस वक्त वो डिटेन उसको रोक सकते हैं। रोकने के बाद उनका तुरंत एग्जाम कराएंगे, चाहे 15 दिन महीने भर के अंदर दोबारा एग्जाम कराएंगे, और उसके बाद वो रिजल्ट अगर उसका सेकंड वाला भी खराब आता है तब उस पर कोई स्कूल निर्णय ले सकता है। इसमें जो कोशिश की गई है वो ये की गई है कि बच्चे या माँ बाप ये ना सोचे कि बच्चा मेरा पढ़ता ही जाएगा, ध्यान ही ना दें। तो कहीं ना कहीं जहां माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो 5th क्लास में सचेत हो जाते हैं कि भाई ऐसा है कि, या बच्चा भी सचेत हो जाता है कि मुझे एक बार को रोका जा सकता है। तो वो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, कि शायद इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि ये एक बार बच्चे को जब मान लीजिए रोक दिया जाता है, तो माँ बाप बताएंगे देखिए बच्चा, बेटा तो फेल हो जाओगे, तुम्हारा एग्जाम है महीने बाद, वो सीरियस हो जाएगा और माँ बाप भी सीरियस हो जाएंगे। तो उस पर्पज से है, इसका पर्पज ही बच्चों को स्कूल में रोकना नहीं है। अच्छा अच्छा, एक ही शॉप से बुक्स लेना, ये क्या पैटर्न है? ये पैटर्न नहीं है सर, ये ट्रिक है मैडम। अच्छा। ये ट्रिक क्या है कि जैसे आपने एक किताब, एक पब्लिकेशन को पकड़ा, और वो पब्लिकेशन XYZ कोई भी कंपनी का कोई भी पब्लिकेशन है। हाँ। आपने वो पब्लिकेशन स्कूल जाते हैं, स्कूल आके वो अपने अपनी किताबें बताते हैं कि हम 11th में, 10th में, 9th में ये किताबें चलाएंगे, या फलानी क्लास में चलाएंगे। जो टीचर्स वहाँ के होते हैं वो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो बताते हैं कि नहीं ये टॉपिक ऐसा कर लीजिए या वैसा कर लीजिए, अगर कुछ होता है उसके अंदर तो। और हर साल कुछ ना कुछ एक आध सब्जेक्ट, एक आध टॉपिक जरूर बढ़ाना होता है, वरना किताब कैसे बदली जाएगी। तो वो एक टॉपिक बढ़ा के, जब उन्होंने मान लीजिए XYZ पब्लिकेशन को ही फाइनल कर दिया कि भाई हाँ ठीक है आप किताबें बनाइए ये वाली, तो जब उन्होंने वो किताबें छापी हैं, तो XYZ पब्लिकेशन जो है उसकी दुकान चाहिए हर शहर में। तो वो एक दुकान पकड़ता है, दुकान वाला कहता है ठीक है जो भी माल आप देंगे दीजिए, हम तो उनका स्कूल का काम करते ही है। तो पब्लिकेशन उन्हीं को बिल करता है। वो कह देता है कि साहब हम ही को बिल होनी चाहिए। स्कूल वाले भी कह देते हैं भैया कि हम किसी से नहीं कह रहे कि कहीं से भी खरीद लीजिए किताब, लेकिन वो XYZ पब्लिकेशन किताब मिलेगी एक जगह। तो स्कूल ने तो कहा कहीं से भी मंगा लीजिए। तो ऐसा हो गया ना, जैसे दवा भी हमारे हॉस्पिटल में मिलेगी, बस बस वो वाली बात हो गई है। दवा भी हमारे उसमें मिलेगी, लेकिन अगर हमारे हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी, तो ये दवा क्योंकि हम ही ने लिखी है कहीं नहीं मिलेगी, और हम ही बना रहे हैं, तो ये वहीं मिलेगी जहाँ आप चाहते हैं। लेकिन हम आपसे नहीं कहेंगे, हम आ जाइए, आप ढूंढ के पहुंच जाइए। तो ये तो सालों तो चला आ रहा है, और ये ऐसा ट्रिक है जो सबको पता है, लेकिन इस पे कोई कुछ कर नहीं पा रहा। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर साल ये हम अभिभावक संघ में इस चीज को झेलते हैं कि अभिभावक जब किताबें खरीदने जाते हैं तो लगातार एक बात कहते हैं, इस बार साल की किताब बड़ी महंगी, इस साल की किताबें बड़ी महंगी। तो महंगी होती है हर साल किताबें, बिल्कुल होती है। लेकिन सवाल ये कि आप किसी भी चीज के लिए जब संघर्ष करेंगे, किसी भी चीज की आवाज जब बुलंद करेंगे, तो वो तब करेंगे जब आपने वो कार्य नहीं किया होगा। अब आपने किताबें खरीद ली, किताबें खरीद के जो है आप अपना बंच हाथ में पकड़े हुए हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब देखिए किताबें कितनी महंगी है। अब मान लीजिए कोई संगठन हो, जैसे अभिभावक संघ है, या कोई भी आपको संस्था आपको समर्थन में आपके साथ लड़ना चाहती है उस मुद्दे पे, तो जैसे वो आपसे कहता है हमने तो ले ली साहब, लेकिन बता रहे किताबें बड़ी महंगी, तो फिर बताने का मकसद क्या रहेगा? अच्छा, स्कूल इसमें भी ट्रिक खेलते हैं। स्कूल क्या करते हैं कि जिस दिन एग्जाम का जिस रिजल्ट देते हैं, पास फेल का जो भी रिजल्ट देते हैं, वो उसमें और स्कूल खुलने के बीच में अंतर बहुत कम दिनों का होता है। तो अब माँ बाप जो होते हैं उनको क्या होता है, किसी को संडे मिल रहा होता है, किसी को सैटरडे मिल रहा होता है, किसी को थर्सडे मिल रहा होता है, तो वो चाहते हैं कि मैं फटाफट जाए किताब दिला दूं। अच्छा, इन बुक्स पर ऐसा नहीं कर सकती सरकार की कुछ उनको कंसेशन दे सके कि भाई सरकार की तरफ से बुक्स आ जाएं और प्राइवेटाइजेशन खत्म हो चीजों का? देखिए, किताबों का कंसेशन तो सरकार नहीं दे सकती, वो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नियम। सरकार बना के किताबें वैसे ही दे सकती है, फ्री भी हो सकती है। किताब ने तो सरकार ने तो NCERT बनाई है, सरकार की NCERT किताब आती है। आप NCERT किताब, मैं कल ही एक किताब देख रहा था, क्लास 12th की किताब थी वो, और कॉमर्स की किताब थी मेरे ख्याल से, बिजनेस की किताब थी वो, तो इकोनॉमिक्स की किताब थी, सॉरी। तो इकोनॉमिक्स की जो एक किताब थी वो काफी मोटी किताब थी, उसकी कीमत थी 105 रुपए, और एक उसके आधी वो किताब थी, उसकी कीमत थी 45 रुपए NCERT की। और उससे उतनी ही मोटी किताब जो थी एक प्राइवेट पब्लिकेशन की थी, किसी उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड थी कोई, और वो थी 650 रुपए की। तो अब देखिए यहाँ पर फर्क क्या है। सरकार को ये चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार ये कहे कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ पेपर जो यूज होता है वो मैगजीन वाला नहीं होना चाहिए, वो जो NCERT में यूज कर रहे हैं वही यूज करें। और NCERT की एक किताब में पर पेज की क्या कॉस्ट आती है गवर्नमेंट को पता है, या जो भी जहाँ भी प्रिंट होती है उन्हें पता है, तो उसके हिसाब से वो ये बताएं कि जितने पेज की आप किताब बनाएंगे उसमें इतने के हिसाब से आप कैलकुलेट करके इतना बनाइए, और ये पर्टिकुलर किताब की कीमत इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो कहा जाए कि जो अभिभावक शिकायतें करते हैं उसे ओरली बातें जुबानी है, मैं मैडम आपको एक बात बताऊं कि देखिए इस बार क्या हुआ, हमें हर साल ये चीज फेस करनी होती थी
तो जनवरी में हमने हमारा फेसबुक आईडी है पेरेंट एसोसिएशन यूपी, यूपी स्मॉल में ही है वो भी, पेरेंट्स एसोसिएशन यूपी। तो जब हमने उसमें मैंने एक वीडियो डाला जनवरी में, और हमने कहा कि ये जनवरी का महीना चल रहा है, अभी 2 महीने बाद आपके स्कूल में एग्जाम्स होंगे, फिर उसके रिजल्ट आएंगे, फिर आपसे किताब लेने को कहा जाएगा। हर साल यही होता है कि आप लोग किताबें जब ले लेते हैं उसके बाद शिकायत करते हैं, तो हम उस पर आपकी लड़ाई को लड़ नहीं पाते, आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते। इस मैसेज को हमने दिया, तो हमने कहा कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बार यदि किताबें महंगी लगे तो आप लोग कोई भी किताब ना खरीदिएगा। इसकी जिम्मेदारी संगठन लेगा कि किसी भी स्कूल के अंदर किसी बच्चे को सजा ना मिले ये कह के किताब लेके नहीं आया, इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। ठीक है, और आप लोग इसमें सहयोग करिएगा, अगर किताबें महंगी तो मत लीजिएगा कुछ दिनों तक, हमें लड़ने दीजिएगा उस पर। फिर इसी बात को हमने मार्च में जाके फिर रिपीट किया, उस पोस्ट को दोबारा से हमने दोबारा शेयर किया कि अब शायद ये लोग मान जाए। लेकिन एक भी अभिभावक का फोन मेरे पास उस किताब से लेने से पहले नहीं आया कि भाई हम किताब नहीं ले, किताबें बहुत महंगी है। तो ये कहना बंद करें कि बुक्स महंगी है, ये कहना बंद करें। हम लोग एक कहावत सुनते आए हैं बचपन से, जिसमें कहते हैं कि बच्चा जब रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। सवाल ये कि हमसे जिलाधिकारी महोदय ने, बहुत सारे जिलाधिकारी बरेली में आए जिन्होंने हमसे ये कहा कि अभिभावक संघ को तो समस्या है, अभिभावकों को समस्या दिखती नहीं है, उनकी शिकायतें कहाँ है। बात सही है। अब जब उनसे बात करते हैं अभिभावकों से तो बड़ा इजी सा पॉइंट होता है कि वो कहते साहब हमारे बच्चे पे हम नाम आगे लेके नहीं आएंगे। हम इस बात को हमेशा कहते हैं कि सुनिश्चित कर लीजिए कि अगर अभिभावक संघ के बाद आपने शिकायत आई है तो पहली बात तो हम बच्चे का नाम नहीं ले रहे या अभिभावक का नाम नहीं ले रहे। ये भी एक पॉइंट है कि पेरेंट्स डरते हैं कि फला के माँ बाप ने करी है शिकायत। देखिए, जिस चीज में आपको प्रेस मीडिया सपोर्ट करता है, प्रेस ने, मैं तो जिसे कह दूंगा नतमस्तक हूँ बरेली की प्रेस के सामने कि इन्होंने इस मुद्दों को इतना उठाया है, बहुत इतना उठाया हर साल मैं तो 10-12 साल से देख रहा हूँ। इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है प्रेस मीडिया ने, तो कि हर मुद्दे को छापा और बढ़िया तरह से छापा। तो जब वो छाप रहे हैं, अधिकारियों का उस पर बयान ले रहे हैं, संगठन की तरफ से हम भी बयान दे रहे हैं, हम दो लोग मिलके फेसबुक पर भी लिख रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको हिम्मत महसूस नहीं हो रही है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर आप अगर रोएंगे भी तो उसको छुपाने के हर साल शुरुआत में 1 लाख रुपए रख लीजिए खर्च करने के लिए बस। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अभिभावक भी कई बार ये कहते हैं कि जैसे जो लोग जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो फेसबुक पे हमको कमेंट करके कहते हैं कि अभिभावक संघ हमेशा साल में इन दिनों एक्टिव हो जाता है और बाकी समय फिर सोता रहता है। अब समस्या क्या होती है, पूरे साल में तो समस्याएं आती हैं, वो आती है किसी बच्चे को मार दिया किसी टीचर ने, तो पिटाई वाला मुद्दा जरूर आता है बस। और किसी स्कूल से किसी बच्चे को निकाला जा रहा है, कभी किसी को फेल कर दिया गया। अब ये सब ना व्यक्तिगत विषय होते हैं, तो किसी व्यक्तिगत टीचर का नाम या स्कूल का नाम देकर हम जो है या बच्चे का नाम देके हम अखबार को नहीं देते कि उनकी अपनी छवि की बात होती है। तो लोगों को लगता है कि ये साल भर तक कुछ नहीं होता, लेकिन पूरे साल काम होता है। तो जो आपका अभिभावक संघ है, इसमें कौन कौन से स्कूल आते हैं? सारे जितने भी 12th तक के स्कूल्स हैं, सारे पूरा बरेली की बात करें तो बड़े स्कूल सभी को कवर करते हैं, जितने भी हमारे बरेली के स्कूल हैं। ये इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सारे ही आते हैं। हमें याद है हमने BHA से बात करके 6-7 साल पुरानी बात है, बच्चों के मेरे ख्याल से स्वेटर्स जो थे वो नहीं मिले थे सरकारी स्कूल के अंदर, तो हमने BHA से बात की तो BHA ने कहा उस जगह बट चुके हैं, तो हमने कहा आप चेक कराइए, वहाँ नहीं बटे। तो फिर दोबारा से जब बात की, वहाँ जांच की, मुझे ध्यान नहीं आ रहा स्वेटर्स थे या जूते थे जो भी थे, तो फिर हमने फिर वहाँ जाके उसको सरकारी स्कूल भी आते हैं इसी में। सरकारी देखिए अभिभावक तो अभिभावक है, कहीं पर भी जहाँ बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं वो अभिभावक है, वो तो अब 12वीं तक ही क्यों बात हम करते हैं, क्योंकि तब तक बच्चा माँ बाप की सुनता है, फिर बच्चों की माँ बाप सुनते हैं। सही बात है ये पर। अच्छा, हम लोग कॉलेजेस की बात स्कूल की कर रहे हैं, इतने महंगे बिल्डिंगें हैं, AC लगे हैं, सब कुछ है, तो बनता है कि वो फीस ज्यादा ले रहा है क्योंकि रूम भी AC है, सब कुछ 5 स्टार बन गया है। तो क्यों ना वैसे ही स्कूल सरकार बना के दे ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ने जा सके। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें एक और विषय भी जुड़ता है। सरकार ने बहुत कोशिशें करी गरीब बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन आज भी जब वो खाना तक दे रहे हैं उसके बाद भी घर से बुलाने पड़ते हैं बच्चों को कि आप आइए पढ़िए। साक्षरता वो बच्चे तो ऐसे है ना कि टाट पर बैठ के आज भी पढ़ाया जाता है चुंगी स्कूलों में। बिल्कुल ठीक बात है कि टाट पे स्कूल पे कुछ जगहों पे पढ़ाया जाता है, लेकिन जो सरकारी जो पॉलिसी है इसको लेके वो बहुत समय से इस तरह की चल रही है, जिसमें देखिए बच्चों के साक्षरता मिशन के लिए बच्चों के जो अभिभावक ने घर तक गए लोग कि भैया आप बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करिए। उनको आप देखिए बच्चों को ड्रेस भी दे रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं, लेकिन अभी ये जागरूकता नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना। जिस दिन वहां पर ये स्थिति बन जाएगी तो भी वहां पर अभिभावक कहना शुरू करेंगे कि हमें यहाँ बेंच मिलनी चाहिए,
आप तख्ती पे आप क्यों पढ़ा रहे हैं, या आप जमीन पे क्यों, टाट पे क्यों बैठा रहे हैं हमको। जब वो इकट्ठे होकर, अभी तो सब टाइम पास करने जाते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें ज्यादातर बच्चे जो देखते हैं कि वो मिड डे मील की वजह से चले जा रहे हैं बहुत जगह पे बच्चे, ये एक वो हकीकत है जो जमीनी हकीकत है। तो अब मिड डे मील की वजह से जा रहे हैं, बच्चों को जूते चप्पल मिल जा रहे हैं, वहां पर कपड़े मिल जा रहे हैं, किताब मिल जाए तो वो चले जा रहे हैं, वो लेके आ जा रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं है पढ़ने की तरफ। अगर आप समझिए जिम्मेदार बच्चा पढ़ेगा तो वो सवाल भी करेगा कि टीचर आपने पढ़ाया सही नहीं पढ़ाया मुझको, ये मैंने देखा। आज देखिए मोबाइल, तो उनके माँ बाप भी बिना पढ़े लिखे हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी जिस तरह से हमारे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, रिजर्वेशन इसी वजह से दिया गया कि जो बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब हो, या जो ऐसी जाति से आते हैं जहां पर शिक्षित समाज नहीं है, वहां पे वो बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो उनके कम नंबरों के साथ भी उनको एक औहदा मिल सके। लेकिन उसके लिए भी तो माँ बाप को घर से भेजना पड़ेगा, ये समझदारी है, इसमें शिक्षित की जरूरत नहीं है। एक माँ बाप अगर जिम्मेदार है और वो ये कहता है कि नहीं मेरा बच्चा तो पढ़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो गाँव में हैं या छोटे कस्बों में हैं जो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो वो भेजते हैं। और जिन्हें नहीं भेजना वो तो नहीं भेजेंगे। तो जब तक वहां पर बच्चे सारे नहीं पहुंचेंगे, टारगेटेड स्टूडेंट्स नहीं पहुंचेंगे, तब तक वहां की शिकायतें भी आगे नहीं जाएंगी, और शिकायतें जाएंगी तो काम होगा। फॉरेन कंट्रीज में देखिए 12th तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, कोई फीस ही नहीं जाती है। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ भी होना चाहिए ना, देखिए हम सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, हम बिल्कुल फ्री में पढ़ें। देखिए फॉरेन का कल्चर इसलिए अलग है क्योंकि एक तो वहां पर जो जनसंख्या बहुत कम है, और दूसरी बात जो हम लोगों का जो लिटरेसी जो रेट है हमारा, वो हमारा उनके मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम है। अभी तो हमारे पास एक बहुत बड़ा संख्या है जिसको शिक्षित करना है, वहां पर इतनी बड़ी नहीं है। दूसरी बात जो पर कैपिटा इनकम होती है वो वहां पर हमेशा से अच्छी रही है, तो वहां पर टैक्सेशन अच्छा है, वो एक मुश्त टैक्स ले लेते हैं। हम लोग के टुकड़ों में टैक्स जाते हैं, भले ही ज्यादा जाते हो, और टैक्स देने वाले लोग जो है उनकी संख्या भी कम है। वहां पर जितने लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं सब लोग देते हैं, तो थोड़ी बहुत चीजों को लेकर दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन में 25% गरीब बच्चों की जो सीट है वो सब स्कूलों में है, चाहे वो अच्छा स्कूल हो, चाहे छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा स्कूल हो। आप किसी शहर के सबसे बड़े स्कूल के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं यदि वो आपके क्षेत्र में आता है। अब आरटीई के कुछ नियम है, वो अपने क्षेत्र के अंदर जो स्कूल आएगा उसमें लेंगे। वो उनको लेने का क्या क्राइटेरिया, कौन से बच्चों को लेते हैं वो लोग अपने? ये जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्या दिखाना पड़ता है इसमें? उसमें सर्टिफिकेट मिलता है जो मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है। अच्छा। और उसको वेरीफाई कराना होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें सब कुछ डिटेल भरनी होती है। कब निकलते हैं ये फॉर्म? ये फॉर्म आप मान के चलिए ये थोड़ा आगे पीछे जरूर होते हैं, कई बार जनवरी मिलते हैं, कई बार फरवरी मिलते हैं। अच्छा। और इनकी जो सत्यापन कह लीजिए या यूं कह लीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीट होते होते स्कूल का पहला एडमिशन राउंड खत्म हो चुका होता है। तो अच्छा। हाँ, तो कई बार स्कूल कहते हैं अब तो हमारे आपने आरटी के बच्चे भेजे नहीं, अब तो हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बात ही नहीं। अब इसमें हर साल बहस होती है, बहुत स्कूलों में हम बात करते हैं कि आप कैसे मना कर सकते हैं, तो स्कूल नए नए बहाने निकालते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। उन्हें उनसे फीस नहीं मिलना है इसलिए? फीस सरकार से मिलती है, सरकार से मिलती है। सरकारी फीस जो है वो समय पे कई बार नहीं आती है। अच्छा, इसलिए वो कभी होता है कि साल 1.5 साल में आई, कभी 2 साल में आई, या कभी 1 साल में एक ही बार, 1 साल में एक मुश्त आ गई। स्कूल को एक आदत है, ट्रस्ट के अंदर स्कूल चलाएंगे ताकि टैक्सेशन बचे, लेकिन ट्रस्ट की जो बातें हैं उसको नहीं मानेंगे। हम जिसे कहते हैं कि वो काम तो करेंगे जिसमें लगे कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, मगर सेवा तो करेंगे, मेवा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सेवा कोई नहीं हो रही। इतने बड़े कॉलेज अपने यहाँ खुले हैं, कहीं कोई सेवा मुझे तो दिखती नहीं है, सिवाय इसके कि करोड़ों का टर्नओवर है इन कॉलेजेस का, और पेरेंट्स हैं कि बस भागे जा रहे हैं इनके पीछे। नए कॉलेज जो छोटे हैं खुले हैं उनमें भी बहुत मेहनत से पढ़ाई होती है, ट्राई करो उनको भी। अच्छा है कि इतने महंगे महंगे स्कूलों में अब ऐसा है कि जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि फी पर भी बहुत बड़ा एक कंट्रोल आएगा। हाँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि किसी भी जिले के अंदर, शहर के अंदर जो अच्छे स्कूल है जहाँ पे भीड़ ज्यादा लगती है, वहाँ वो फीस को बढ़ाते हैं और बार बार कहते हैं कि देखो यार हमारी फीस तो फिर भी कम है। वो अपनी फीस को कंपेयर करते हैं। जैसे आप किसी भी छोटे शहर की बात कर लेंगे, जैसे आपके जो मेट्रो सिटीज नहीं है, वो अपनी फीस को मेट्रो सिटी से कंपेयर करते हैं कि देखिए वहां तो इतनी फीस है, यहाँ तो फिर भी बहुत कम ली जा रही है। जबकि वो ये नहीं देखते कि वहाँ की ऑपरेशनल कॉस्ट और यहाँ की ऑपरेशनल कॉस्ट का बहुत बड़ा अंतर है। फिर वो स्कूल जो है वो डेडिकेटली स्कूल में रजिस्टर्ड है, आप ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, एडमिशन फीस क्या हर साल ली जाती है? नहीं, एडमिशन फीस अब नहीं ली जाती है, पहले ली जाती थी हर साल। तो कंपोजिट फीस में सब कुछ है, सब कुछ उसी में आ जाता है। अच्छा, दूसरे कोचिंग का बड़ा मसला है कि एक तो हमें स्कूल में फीस देना है, ढेर सारी बुक्स महंगी लेना है हमको, फिर हमें बच्चे को कोचिंग भी भेजना है, तो स्कूल क्यों भेजा जा रहा है?
फिर देखिए कोचिंग में ही पढ़ा ये लो। बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि मुझे घर का खाना पसंद नहीं है तो मुझे होटल का खाना खाना है, होटल का खाना महंगा क्यों। हाँ। ऐसा है कि एक दौर में जब हम आप छोटे रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि हमारे माँ बाप का एक सिस्टम होता था घर के अंदर कि बच्चा इतने बजे स्कूल से आएगा, फिर इतने बजे खेलेगा, सोएगा हाँ और हाँ फिर पढ़ने बैठ जाएगा। हाँ और उसके बाद पढ़ने बैठने के बाद उसका एक समय होता था कि 9 या 10 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक हम लोग हाँ सो जाते थे। हाँ हाँ। सुबह जल्दी उठते थे और काम पे चले बिल्कुल जाया हाँ। करते थे। अभी का सिस्टम क्या है कि दो पंद्रह नहीं, हम सोलह लोगों को ट्यूशन भी नहीं दी जाती थी हमको ट्यूशन ही दी कि जाती नहीं थी। कोई ना घर आएगा ना कोई कहीं। अच्छा, बाहर की कोचिंग तो होती बहुत कम थी बहुत खैर। कम होती थी और हाँ दूसरी बात एक और भी थी हमारे यहाँ, जब मुझे याद है कि एक समय केबल टीवी कनेक्शन चले थे, डिश टीवी बोलते थे हम हाँ लोग। हाँ तो ये होता था कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, 20 दिन पहले घर वालों ने डिश टीवी कटवा दिया, बोले कोई टीवी नहीं दिखेगा। तो ये सब चीजें पहले हुआ करती थी। हाँ। अब क्या है कि अब तो हर चीज हर वक्त हम्म अवेलेबल है। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा एक माइंड सेट का डिफरेंस आया है। हम्म। 15-16 के बाद से 2015-16 के बाद से हाँ जितने बच्चे पैदा हुए, हाँ वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो आज के जमाने के हिसाब से हैं। हाँ देखिए हाँ उस दौर में, पहले दौर में क्या होता था, एक काला फोन होता था घर हाँ में, हाँ उसमें कभी कभारी घंटी बजती थी वरना बजती नहीं थी। हाँ मोमबत्ती में भी हम लोग को उतना दिख जाया करता था जितना बच्चों को आज की तारीख में लाइट में नहीं हाँ। दिखता था। बिल्कुल सही क्योंकि बात। जब आपका माइंड ये कहता है कि भाई यही व्यवस्था है, इसी में पढ़ना है हमने आपको। फैसिलिटी ज्यादा दे दी बच्चों हाँ, को। अब क्या होता है कि जब किसी की भी आज की तारीख में जब शादियां हो रही हैं तो वो बहुत सारी चीजें पहले डिसाइड होती हैं, कमरे में ये होगा वो होगा। तो हाँ हम साजो सामान इतना सजा लेते हैं, लग्जरी इतनी बना लेते हैं। हाँ। और जब बच्चा पैदा होता है तो हमारी सबसे बड़ी होड़ ये होती है कि मेरा बच्चा सबसे ज्यादा कोमलता से पले बढ़े। तो उसके चक्कर में क्या होता है, बच्चा पैम्पर्ड चाइल्ड हो जाता है। हाँ अब आप जब डांट ही नहीं सकते और उसकी हर बात मान ही रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है पढ़ाना तो उसकी हमेशा चॉइस के अगेंस्ट होगा हाँ। शुरुआती दौर में। बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि माँ बाप ये चाहते हैं, अब क्योंकि मोबाइल फ्री है, हम्म माएँ भी बहुत लंबी लंबी बातें कर रही हैं हम्म। और पिता के पास समय नहीं, क्योंकि नो डाउट आज की तारीख में नौकरी करना बहुत मुश्किल काम है, हाँ बिल्कुल। व्यापार भी बहुत मुश्किल है। हम्म। तो पैसा आज की तारीख में बहुत ज्यादा है, लेकिन कमाने में आज भी बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल सही। तो वो तो व्यस्त है वहां पर। हम्म। जो घर पे माएँ हैं वो अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे या दुनिया भर की चीजों में हाँ एंगेज रहती हैं। तो कई बार उनकी, मेरी आपकी पॉडकास्ट से कोई माए बुरे ना माने, लेकिन मैं एक कॉमन सी बात बोल रहा हूँ हाँ। आपको। तो अब उसमें क्या होता है कि जब माओ का ध्यान बच्चों पे नहीं जाता है बहुत लंबे तो समय फिर तक, कोचिंग बचता है। तो समझ में आता है कि आज की तारीख में 2 या 3 हज़ार रुपए, हम्म। जो मैं बात करूंगा फिफ्थ क्लास तक, सिक्स क्लास बच्चे हाँ, इतना चलता को है। ट्यूशन आते हैं, 2-3 हज़ार तक में ट्यूशन घर पे मिल जाता है। हाँ। तो जब 2 या 3 हज़ार रुपए का स्टूडेंट बच्चे को ट्यूशन घर पे मिल रहा है, तो माएँ भी कहती हैं 2-3 घंटे में बच्चा, वो 2-3 हज़ार रुपए दो और बच्चा पढ़ता रहेगा, टीचर पे सारी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन ये सही नहीं है, आपको पढ़ना फिर भी पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को। बच्चे को जब ट्यूशन के बाद भी आप ही को देखना है। जब तक आप खुद नहीं देखेंगे बच्चे को, आपको हाँ। यही नहीं पता लगेगा बच्चे ने कुछ पढ़ा भी है या पढ़ा नहीं भी नहीं पढ़ा है। पढ़ा। हाँ। क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है, ट्यूटर आके घर में हम्म पढ़ाता है, तो उस कमरे का दरवाजा बंद होता है। वो हम्म। पढ़ा रहा होता है, डिस्टर्ब ना हो, तो उसने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा समझा, वो पता देखना नहीं। पड़ेगा कि क्या ठीक। पढ़ा के गए। और हाँ उसमें भी अगर वो ट्यूटर ज्यादा डांट दे बच्चे को, हाँ, वो भी तो घर परेशान। में कोई ना कोई आके घर बड़ा बोल देता है कि भैया इतना मत डांटिए बच्चे को, हाँ। पढ़ लेगा, कर अच्छा, लेगा। इसको किस तरह देखते हैं कि स्कूल में पिटाई बंद है, घर में पिटाई बंद है, तो बच्चे के उदंड ना हो जाएंगे। हो ही रहे इस बार हाँ बच्चों के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर पता लगता है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से लड़ाई कर ली या उसको गलत गलत तरह से मार दिया। हाँ ऐसे हाँ स्कूल्स के बहुत इश्यूज हाँ आते हाँ। हैं, साल भर आते रहते हैं ये। अच्छा। इसकी वजह क्या है, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस बच्चों को पीटना या मारना जरूरी है, हम्म। लेकिन थोड़ी बहुत अगर स्कूल में कोई टीचर डांट देता है या मार देता है, बस ये मान लीजिए हम लोगों ने भी हाँ बहुत बिल्कुल, पिटाई हम लोग झेली पिट है के बड़े हुए और हैं। हम पिट के बड़े हुए सही हैं। बात और है। सबसे बड़ी बात है कि वो जनरेशन जो खुद पिटी है वो सबसे ज्यादा इसी पे गौर वो फरमाती है हाँ कि कोई बिल्कुल, इस पीटा पे ना जाए। रेस्ट्रिक्टेड बहुत अब ज्यादा। अब आप सोचो कि टीचर भी बड़ा परेशान है, क्योंकि अब बच्चे भी इतने कैजुअल हो चुके हैं पढ़ाई को लेके कि अगर वो नहीं सुन रहे हैं जी जी। तो टीचर क्या करे। अगर वो जरा सा भी मार देता है तो रूलिंग है कि आप उसको वो नहीं कर सकते। हाँ, अब तो रूल बन बच्चा गया है। जैसी समझदार होता है उसको ये रूल पता लग जाता है कि टीचर मुझे मार नहीं सकता। हाँ। तो अक्सर क्या होता है, जैसे बच्चों को थोड़ा सा भी एक हल्का से भी चाटा मार दिया तो वो कहता है मुझे बहुत जोर से मारा, और खट से पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं। मैं तो इस चीज को जब झेलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे भी आते हैं कि सर मारा है, बिल्कुल सही किया, अच्छा। जब तक पिटेगा नहीं भाई, सुनता भी नहीं, घर पे भी नहीं सुनता किसी की भी। तो आप समझिए वो माँ बाप एक्चुअली चिंता कर रहे हैं बच्चों की। हाँ और जो माँ बाप ये कहते हैं कि एक जरा सा हाथ भी नहीं मार सकते, कुछ नहीं हाँ। कर सकते, वो बच्चों को कंट्रोल कैसे करेंगे। कैसे करेंगे बड़े होके भाई कंट्रोल। हमेशा आपकी जब स्पीड ज्यादा होगी तो ब्रेक मारने के लिए पैर से ब्रेक दबाना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी रोकनी है, ब्रेक नहीं मार सकते आप, तो संभव ही नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंट होना चाहिए। आपके पास किस किस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं। एक तो यही समस्या है कि एक जो तो यही हो गया। बच्चों को पीटा जाता है। हाँ कई बार स्कूल से ऐसा होता है कि बच्चा कमजोर है तो उससे कह दिया जाता है कि आप उससे पहले फॉर्म भरवा लेते हैं कि जब एग्जाम हो जाएगा तो अगले साल हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के नंबर कम आए तो वो स्कूल वाले कहते हैं कि भाई या तो फेल या तो रिपीट कराइए या उनको निकाल दीजिए।
कई बार ऐसी कंप्लेंट्स भी आती हैं कि स्कूल के अंदर 2 बच्चों में लड़ाई हो गई है, ठीक है, और टीचर ने क्या किया, टीचर प्रिंसिपल के पास किसी एक पेरेंट का दबाव ज्यादा है, तो वो कमजोर बच्चे को उन्होंने कहा इस बच्चे को एस्टिकेट कर दे रहे हैं स्कूल से हम, तो वहाँ अच्छा। जस्टिफिकेशन चाहिए होता है कि भैया हाँ। आप इसे, ये तो पिटा है, फिर भी आप इसे निकालने की बात क्यों कर रही हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत तरह के ऐसे केसेस पूरे मतलब साल भर ही आते हैं हम लोगों के पास, कि कभी ये कभी वो, लेकिन ये है कि क्योंकि वो व्यक्तिगत होते हैं तो कभी वो न्यूज़पेपर को नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, माएँ आजकल बड़ी शिकायत कर रही हैं कि एनसीकेजी में भी इतना सारा कोर्स हो गया है कि हम तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चा कैसे पढ़ेगा? और ये देखिए एक छोटी सी बात है कि जिस बच्चे को आप जन्म देते हैं हम्म और जन्म देने के बाद बच्चा साल सवा साल का होता है, हम्म उसको कभी भी आप मोबाइल नहीं सिखाते, और बच्चा मोबाइल चलाता है बढ़िया। हाँ। कितनी माएँ मोबाइल्स में गेम खेलना जानती है, बच्चे जानते हैं। बच्चे सब जानते हैं। हाँ। कितने मोबाइल्स में जो माएँ हैं वो फिल्टर लगाना जानती हैं, बच्चे जानते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि दिमाग जो है ना, वो जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे चलेगा, ठीक है। अगर आपने ये मान लिया, जैसे आपको मैं, अगर आप किसी दिन 4 घंटे सोइए और आपको सुबह से कोई आके घर वाला कोई बोल दे कि भाई आज तो आप वाकई में आप 4 घंटे सोइए, तो आज तो आप बड़ी थकी थकी सी रहेंगी दिन भर, तो आपको दिन भर थकावट रहेगी। अच्छा। और आप 4 घंटे सो के हाँ। उठिए और हाँ। आपको अगले दिन के पूरे दिन भर का काम होता है, हाँ। पूरे दिन भर का काम निपटा लेंगी, उसमें हाँ। इन्वॉल्व रहेंगी, आपको यही नहीं पता होगा आप 4 घंटे ही सोई थी। हाँ। तो वैसे ही बच्चा है, बच्चे के हिसाब से जो कोर्स है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दुनिया जिस हिसाब से चल रही है उसको कैसे आप वहां तक लेकर आएंगे। आप जैसे पहले प्री एनसी नहीं हुआ करता था, अब हम प्री एनसी करा रहे हैं ना बच्चों को। हाँ। प्री एनसी में हम काफी चीजें, ए फॉर एप्पल, 3.5 साल से एडमिशन या हाँ, 4.5? 3.5 साल से। तो 3.5 साल का बच्चा ज्यादा छोटा नहीं हुआ? कम से कम नहीं 5 साल में पढ़ाई शुरू होना चाहिए। नहीं, 3, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो कंसेप्ट धीमे धीमे चेंज हो गया। प्री एनसी, एनसी और केजी, नर्सरी हम किसको बोलते हैं? और प्ले स्कूल भी तो है अब आजकल। वो प्री एनसी हो गया, प्ले ग्रुप ही होता है वो। अच्छा। अब प्री एनसी का मतलब होता है कि बच्चे को स्कूल जाना है, बैठा दो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, जाए स्कूल में तो बच्चों को खेल के आ जाए, घर से बाहर निकले। हाँ। एनसी आता है, नर्सरी का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? बच्चा जब पैदा होता है तो कहते नहीं बच्चे को, बच्चा कमजोर था, नर्सरी में रखा है डॉक्टर ने। इसका मतलब क्या है कि वो छोटा है बच्चा, उसको आप उसी पैटर्न के हिसाब से लाइए। तो वो नर्सरी क्लास उस पर्पज से बनाया गया था। फिर आता है केजी। केजी का फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता, किंडरगार्टन बोलते हैं उसे। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चा खेलने कूदने की स्थिति में खेले कूदे। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से ये दुनिया चल रही है, इतनी फास्ट मूव कर रही है, हमको अगर बच्चों को उस लेवल तक लेके आना है कि वो पूरे, जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल परफॉर्मेंस दे पाए, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच कर पाए, तो उसको जब मैच हम करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमको जरूरत होती है कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की। अब आप बच्चे को जब इस पैटर्न पे पढ़ाते हैं, तो नर्सरी में जब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप केजी में क्या बचा? केजी में तो स्पेलिंग बची है। फिर आप जब केजी में आपने कुछ पढ़ा लिया तो क्या बचा? फर्स्ट में आपके पास टेबल्स आ जाएंगी, मैथ्स की, आप टेबल्स पढ़ाने लगेंगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि क्योंकि माओ ने शुरुआत से उनकी किताबें पकड़ी नहीं है हाथ में, तो उनको लगता है कि कोर्स बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आखिरी वक्त पे जब उठाती है तो उनको लगता है बहुत ज्यादा किताब में। माएँ तो बहुत मेहनत कर रही हैं, अरे बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, फिर वो आते हैं, लेने जाती हैं, बेचारी स्कूटी से लेने जाती हैं, फिर उन्हें खाना खिलाती हैं, फिर उन्हें पढ़ाती भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाती हैं, बहुत मेहनत कर रही है माएँ। देखिए बिल्कुल माएँ मेहनत करती हैं, और इसीलिए बच्चे आज की तारीख में परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है। क्या? इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जिस समय हम आ गए, अब यहाँ से जिस उम्र की माएँ हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आज की तारीख में माँ की उम्र 30 साल है, सपोज करिए 30 साल में बच्चा है और 35 साल में बच्चा उनका स्कूल जा रहा है, 34 साल में जा रहा है, तो 34 साल पहले आप 2026 में हम लोग पीछे चले जाएंगे, तब 1990s में जाएंगे या उससे पहले के समय में जाएंगे, तो एक माँ जब शादी होके आती थी तो वो इंटर करके आती थी बहुत जगहों पे। वो इंटर के बाद ग्रेजुएशन पूरी शादी के बाद करती थी। ऐसे केस तमाम केसेस हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद जब वो शादी होकर ससुराल आया करती थी उस उम्र के अंदर, जिस उम्र में आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर उसके बाद वो भी माएँ थी जो हमारी माएँ थी। वो उस दौर में आके जब एक कुनबे में आया करती थी, एक परिवार में नहीं आती, कुनबे में आया करती थी, तो उनके पास 3-3, 4-4 परिवार होते थे, मतलब 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक की शादी होनी है, 3 को रखना है। आजकल तो आते ही अलग है, आते ही मामला अलग है। तो उस दौर में वो सबका खाना बनाती थी, और एक बहुत बड़ा आंगन होता था, बहुत बड़े कमरे होते थे, वो सबको साफ भी करती थी, टाइल भी नहीं होते थे कि एक बार में साफ हो जाए, पोछा लगता था तो प्रॉपर पोछा लगता था। वो सब कुछ करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, और जिनको पढ़ा लिखा दिया वही माएँ कहती हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, और जबकि वो अपनी माओ को देख ले तो देखिए कितना बड़ा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का क्या है कि लोग कहते हैं नहीं इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही काबिल होगा, ऐसा कुछ है? देखिए उसकी वजह है, इंग्लिश क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब, जैसे मैं कभी विदेशों में जाता हूँ तो वहां पर जाके हम
अंग्रेजी में बहुत चीजों को रिलेट बात कर लेते हैं, जो एक्सचेंज जरूरी कर चीज लेते है। हैं, तो हाँ। इसलिए इंग्लिश की थोड़ी वैल्यू बढ़ी। इंग्लिश क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज है? क्योंकि एक समय अंग्रेजों का ही राज था पूरी दुनिया पे, तो अंग्रेजी सब जगह देशों में बोली जाती है। हाँ। लेकिन क्या हुआ कि हमने आजादी के बाद से लेकर हाँ। हमने हिंदी की जो प्राथमिकता थी उसको घटा दिया, हम्म। और ये मान लिया कि यदि आप बातचीत में अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं तो अंग्रेजी ज्यादा बोलने वालों को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी हमने। वहीं से ये जो कह सकते हैं कि इस बात उठी कि ये जो इंग्लिश वाला बच्चा होगा वो आपको अच्छा लगेगा और वो अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट है। लेकिन पहले के अधिकारी सारे हिंदी मीडियम पढ़े हुए थे। आज के भी अधिकारी वैसे ही। हाँ। आज के भी जो आज अधिकारी के आप भी। बताइए कि जो डीएम आते हैं हमारे, हाँ। और जो बाकी लोग हैं, कितने लोग कॉन्वेंट के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं। हाँ, तो उसको कम आंकना नहीं चाहिए। कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ। लेकिन क्या है, दो तरह की समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग दो तरह की है। एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें चाहिए क्या, एक अंडरस्टैंडिंग है हमें दिखना कैसा। दो चीजें जिनको जैसे हम कह सकते हैं कि एक जैसे लेडीज होती हैं, एक ये कहती हैं कि घर में घरेलू उपचार करो और घरेलू नुस्खे को अपनाओ, और ताकि आपका चेहरा अच्छा लगे, आपके सब कुछ। एक कहती है कि भाई, वो कहती है कि इससे चेहरा खराब नहीं होगा, कि लंबे उम्र तक हम जो है सब कुछ ठीक रहेगा। एक पहले जरा सी उम्र से शुरू कर जाती है कि भाई कॉस्मेटिक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तो उनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है ना, ये कॉस्मेटिक लाइफ है और एक एक्चुअल लाइफ है। एक्चुअल लाइफ वो है जब हिंदी मीडियम बच्चा पढ़ता है तो वो हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ जाता है। उसके बोलने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, वो सब हिंदुस्तानी एक भारतीय स्तर में हो जाता है। वो अंग्रेजों के साथ जब आप उस पैटर्न पे पढ़ते हैं तो आप अंग्रेज हो जाते हैं। और जब अंग्रेज हो जाते हैं, आप एक शर्ट पहन के, टाई पहन के, कोट पहन के चलते हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं अंग्रेज हूँ। जैसा आप कहीं भी देख लीजिए, अगर हिंदी मीडियम के स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य नहीं मिलेंगे किसी अभिभावक से, तो अभिभावक लड़ पड़ेंगे उनसे जाके। और वही अगर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल उनको स्कूल में ही ना घुसने दें घंटी बजने के बाद, तो वहां पर नाराजगी नहीं है उनकी। तो ये क्या है, ये तो हम ही ने बढ़ावा दिया है। जहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बड़े करीब रहते हैं, लोग कह रहे हैं को एजुकेशन में माहौल खराब होता चला जा रहा है क्योंकि लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये अब इस समय सोसाइटी का एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हाँ। कारण ये है कि जो जैसे कहते हैं कि मोबाइल हम लोग जो यूज करते हैं आज की तारीख में, अब स्कूल को हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार हम और ज्यादा अपने कोशिश करेंगे कि स्कूल मोबाइल से डिपेंडेंसी खत्म करे। जैसे कुछ स्कूल्स मोबाइल पे होमवर्क दे देते हैं, कुछ क्लास टीचर्स क्या करते हैं, वो अपना ग्रुप बना रखा है उन्होंने, उसके अंदर होमवर्क दे दिया, तो बच्चों के पास बहाना है मोबाइल लेने का। और ये जो टीनेजर की जो एज होती है, हाँ, जहाँ पर बच्चों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाँ। वहां पर बच्चे समझे कि एक मन के अंदर एक सैलाब आया हुआ, उस सैलाब के थमने तक जो समय लगता है 2-3 साल का, हाँ। उतने ही समय में उनके पास 10th भी आता है, उसी में 12th आता है, 3-6 ग्रुप तो पूरी वही रहती है। बच्चों के साथ कोविड में क्या हो रहा है कि उनको वो कंटेंट भी आज की तारीख में देखने को मिल रहा है जो कंटेंट उनको नहीं देखना चाहिए। अब एक तरफ तो उनके मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हाँ। प्लस उनके पास आप देखिए कि सेंसर बोर्ड हमारा आज की तारीख में जो मूवीज को पास करता है, और आप पहले की मूवीज को देखिएगा, पहले की मूवीज में उतनी वल्गैरिटी नहीं थी जितनी आज की तारीख में है। तो फिल्मों में गालियां यूज हो रही हैं। आपने धुरंधर अगर देखी हो, हाँ, तो उसमें तो डायरेक्ट गालियां दे रहा है। लेकिन वो एडल्ट है, कुछ भी बच्चा तो देखेगा ना। बच्चा नहीं देखेगा, एडल्ट रेटेड है। तो कोई नहीं मना कर सकता देखने से बच्चों को। नहीं, वहाँ रोक देते हैं। 18 साल के ऊपर के बच्चे होंगे, जहाँ एडल्ट है वहाँ एडल्ट रेटिंग में बच्चे अगर जाएंगे तो वो रोक देते हैं उसको। सिनेमा हॉल में? हाँ, सिनेमा एडल्ट रेटेड में रोक देते हैं। लेकिन सवाल वो भी नहीं, सवाल ये कि आपने गालियों वाले जगह पे तो आपने रोक दिया, लेकिन जो सेंसर्ड के जो सीन सेंसर्ड होने पास चाहिए, क्यों होगा? वो सेंसर्ड सीन जो है वो तो आज की तारीख बड़े कॉमन से हैं। तो जब हमें याद है कि बहुत सारे फोटोज ऐसे आया करते थे कि जो अंग्रेज हैं वो स्कर्ट पहनती हैं वहाँ की लेडीज, और वहाँ के वो इस तरह के कपड़ों को पहनती है, तो हम लोग बड़े जैसे कहते हैं ना कि बड़े चौंकते थे कि यार बताओ वहां पर कैसे चल जाता है। आज की तारीख में उससे भी ज्यादा हम लोग एडवांस हो चुके हैं। तो जब हम एडवांस होते जा रहे हैं और बच्चे भी इस चीज को समझ रहे हैं, साथ ही साथ उनको वो कंटेंट भी देखने को मिल रहा है टीवी चैनल्स पर भी और मूवीज पर भी और मोबाइल पर भी, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। माँ बाप को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि मोबाइल पे वो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और उनकी एक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा, बच्चे के व्यवहार को लगातार चेक करते रहना पड़ेगा। लड़कियां कहती हैं कि भाई हम कोई भी कपड़ा पहनेंगे, माँ बाप के साथ किसी भी कपड़ों में साथ चल रही हैं, कैसे देखते हैं इसे? आप देखिए, बचपन से हम लोग जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो घरों की बातें सुनेंगे तो आप थोड़ा चौंकेंगे। घर में बच्चों के जो माँ, अभी मैं देख रहा था कि स्कूल के अंदर डांस की तैयारी हो रही थी और वहां पर वो गाना चल रहा था कि क्या नाम है, चिकनी चमेली वाला गाना चल रहा था। ठीक है, इसी तरह से ऐसे बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर माएँ जो हैं बच्चों को 3rd और 4th से ही
बच्चों को उस गाने पर डांस सिखा रहे हैं और वो परफॉर्मेंस स्कूल में भी हो रहा है। हाँ, आप ये देखिए, हाँ, फिल्मी गानों भी स्कूल में। तो अब इसमें तो बच्चे गलत नहीं है। जब आपने खुद ही इतना ओपन कर दिया, फिर आप जब ये सब चीजें करते हैं तो इस चीज से बच्चों को लगता है कि माय मदर इज कंफर्टेबल या पेरेंट्स आर कंफर्टेबल। अगर वो कंफर्टेबल है तो फिर उनको लगता है कि यार ये तो आपके जमाने में थी कि आप इतना बना के हमें खिला रहे थे, अब तो हमारा जमाना, हम तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिसने पहले फिएट चलाई हो फिर मारुति चलाई हो, आज के लोग कहते हैं कि भाई हम तो होंडा ही चलाएंगे, किया चलाएंगे। तो जितने आप जो स्टैंडर्ड पे रहते हैं बच्चे तो उससे ऊपर ही जाते हैं। तो क्या वो स्टैंडर्ड हमारे लिए सुटेबल है या हमें कहीं और ले जा रहा? नहीं, वो हमको बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहा है। माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि लड़कों से पूछा जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं, क्यों भाई तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई, ऐसे पूछते हैं। आप हर घरों में पूछा जाता है, ठीक है। और जब बातें होती है बच्चों से तो हम लोग हमेशा उनको जो है रोमियो जूलियट की कहानी सुनाते हैं। रोमियो कौन थे? ये बच्चे चौथी पांचवी में आते हैं, उन्हें पता रहता है रोमियो जूलियट कौन थे। लैला मजनू कौन थे? ये लैला मजनू तो हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ड है जो हर घर में बोला ही जाता है कहीं ना कहीं मजाक में। तो बच्चे जब इसको समझते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ तक तो हमारे माँ बाप हमको अलाउ करेंगे, क्योंकि अब चलता ही ये सब कुछ है। तो वो चीज वहां से बढ़ रही होती है और वो कब बढ़ के आगे चली जाती है पता नहीं लगता है। साथ ही साथ बहुत परिवारों के अंदर जो भाषा का नियंत्रण है वो भी नहीं होता। माँ बाप के बीच की कोई बहस है, पारिवारिक बहस है, कुछ भी है, तो वहां पर कुछ ऐसे बातें निकल जाती हैं। बच्चे आज की तारीख में बहुत तेज है। मैंने जैसे आपको बताया कि किसी बच्चे को मोबाइल मत सिखाइए, आप मोबाइल बस दे दीजिए, अपने आप चला लेगा, सब चला लेते हैं। तो इस ब्रेन से ना, जो स्पीडी ब्रेन है, इससे हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि बच्चों के साथ हम ये सब चीजें ना करें, उनको वो सब चीजें ना सिखाएं, केवल संस्कार की बात करें। मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, तो आज भी उसका कुछ असर है या नहीं? मॉरल साइंस का देखिए बिल्कुल असर हो सकता है। लौट फिर के बात वही है कि मॉरल साइंस जो सब्जेक्ट जितने क्लास तक चलता है उतने क्लास तक मॉरल साइंस के आते आते बच्चे कभी सिंसियर ही नहीं होते क्योंकि बच्चों को पास ही होना है। उन्हें पता है कि बच्चे फेल नहीं होंगे। तो ना माँ जिम्मेदार दे रही, ना पिताजी जिम्मेदारी दे रहे, ना कुछ। बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। वो ट्यूशन से पूछा, ट्यूटर से पूछ लिया कि भाई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कितना तैयारी कर ली, उसने कहा तैयारी कर ली, पास हो कर लिया। तो वो रट रहा है ताकि स्कूल में लिखा है। और वो नहीं भी लिख कर आया, उसने नहीं भी पढ़ा, कोई एटिकेट्स नहीं पढ़े, गुड मैनर्स बैड मैनर्स नहीं पढ़े, उसने नहीं भी लिख के आया, पास तो ही जाना है उसको। जब तक वो इस स्टेज पर आता है 8वीं 9वीं में, जहाँ से फेल होने के चांसेस होते हैं, जहाँ माँ बाप सीरियस होते हैं, वहां तक मॉरल साइंस की सब्जेक्ट खत्म हो गया होता है। बिल्कुल सही। तो क्या करेगी मॉरल साइंस? अच्छा, माँ बाप के ये भी करना है ना कि आपको 100% मार्क्स लाना है, 95, 98, ये बड़ी होड़ लगी है, इससे कैसे किया जाएगा? देखिए, ये सोसाइटी का चेंज है। जैसे आप देखेंगे कि अभी आजकल हम लोगों के यहाँ, पहले हम लोग घरों में खेलते थे, जा जाके हमारे घर में कोई लोग आते थे, वो दोपहर को आ जाते थे, दोपहर का खाना खाना, फिर आज शाम को चाय नाश्ता पापड़ के साथ घर जा करते थे। तो पहले मिलने का सिस्टम ये था। अब मिलने का सिस्टम है किटी और क्लब्स। बहुत खराब जगह है। तो जब किटी और क्लब्स होते हैं तो वहां पर सिर्फ दिखावा होता है। जब वहां दिखावा हो रहा होता है तो वहां पर क्या होता है कि मेरे बच्चे कितने परसेंट, तुम्हारे इतने परसेंट, तुम्हारे इतने बच्चे, तुम्हारे इतने ही चल रहा है, बिना वजह की बात है। तो ये चीजें कब ट्रांसफॉर्म हो गई और करते करते माओ के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में ये आ गया कि मेरा बच्चे को कम से कम इतना परफॉर्मेंस आए ताकि मैं सोसाइटी में अच्छा स्टैंड हो पाऊं, बता सकूं तो वो हाँ। तो अब ये, और बेटा तुम्हारे 90% नंबर ही है, 85% ही आया, 90% ही आया, मतलब उसके 95 आए, तुमने देखा उसके 76 आए। जबकि बच्चों को केवल पढ़ने का माहौल चाहिए। बच्चों को आप माहौल दीजिए। बच्चों को ऐसा जरूरी नहीं है कि 95 लाया है तभी वो आगे जाकर कुछ करेगा, ऐसा नहीं ना। देखिए, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि आप भी इसको पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ाई बहुत अच्छे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी नौकरियां करी हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट थे उन्होंने उन्हीं को नौकरियां दी, बड़े उद्योगपति बने। बड़े उद्योगपति आप जितने भी देखेंगे उसमें उनकी बहुत ज्यादा एकेडमिक वैल्यूज नहीं रही। धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए, मुकेश अंबानी तो पढ़ के बाहर से जरूर आए होंगे, अनिल अंबानी जरूर आए होंगे, लेकिन बिजनेस तो बना के मुकेश अंबानी ने दिया, धीरू भाई अंबानी ने दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर पढ़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एक्चुअली क्या है कि जो 3 इडियट्स मूवी आई थी उसने बहुत सही बात कही, वो वाकई बिल्कुल सही चीज थी। हाँ, कि तुम काबिल बनो, काबिल बनोगे तो फिर जो सफलता है वो तो तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो हम लोग काबिल नहीं बना रहे, अपने बच्चों को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के 10th में 95 आ गए, 100% आ गए, तो कोई गारंटी नहीं होती कि 12th में भी इतने ही आ जाएंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स या दोनों क्लासेस अलग अलग हैं। अभी आपको एक चीज और बताते हैं। एक बच्चे ने 12th में ये आप देखिएगा ट्रेंड है आज की तारीख में। एक बच्चे ने 12th किया, सपोज करिए, उसने मैथ से किया, उसने फिर इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद उसने इंजीनियरिंग पास ठीक ठाक करके चला आया। बाद में क्या हुआ, जब वो नौकरी करने गया तो उसने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन कर लिया। हाँ, ये भी चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर के बाद उसने एमबीए किया, एमबीए करने से कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। तो सवाल है कि उस वैल्यू, जो परसेंटेज की वैल्यू थी वो कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? तो
पता है बच्चों को दिशा नहीं पता है अपनी। बच्चों को ये पता है जैसे हम लोग अपने जमाने से करते आए हैं कि बेटा मैथ्स ले लो तो इंजीनियर बनोगे, बायोलॉजी ले लो डॉक्टर बनोगे, कॉमर्स ले लो तो भैया तुम क्या बिजनेस करोगे। पेरेंट्स को भी इतना ही पता है, इतना ही पता है। तो अभी क्या है, बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो टेक्निकल सब्जेक्टों की तरफ बढ़ गए हैं लोग। हाँ, जो नई शिक्षा पद्धति जो आई है, हाँ, हमारी नई पॉलिसीज जो आई है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हाँ, उन्होंने थोड़ा मल्टीपल टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट, ऑप्शन भी हाँ दिए हाँ। और कुछ कंटेंट भी चेंज किए गए हैं। हम्म। वो सिर्फ इसीलिए किए गए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मुझको जैसे मैं कॉमर्स साइड से हूँ और मुझको जो है थोड़ा सा मैथ्स भी चाहिए, हाँ। तो उन्होंने उसके अंदर अप्लाइड मैथ्स दे दी कि आप उसे कंबाइन कर सकते हैं। किसी में कुछ कंबाइन किसी कर दिया, किसी में कुछ कंबाइन कर दिया। इससे बच्चों के अंदर का वो टैलेंट जो उसके हाँ, अंदर है, वो हाँ, किसी सब्जेक्ट की वजह से रह जा रहा था, जी जी, वो कवर अप हो वो गया। भी कवर हो तो ये जाता नई है। पॉलिसी के हाँ अंदर ये चीज बहुत अच्छी है। हाँ, और ये भी उसमें है ऐड कि प्रादेशिक जो लैंग्वेज है हमारी स्टेट वाइज, वो भी हमें आना चाहिए। पहले हाँ, तो सिर्फ प्रदेश, इंग्लिश ही इंग्लिश होता है ना। हाँ इंग्लिश होता है। हाँ, तो अब ये वो है एक कि एक स्टेट लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो उसके हाँ अंदर उन्होंने कहा है कि उसमें आना हाँ, जरूर चाहिए उसके अंदर। तो ये भी क्योंकि होता क्या है कि रीजनल लैंग्वेज जब तक आप जो नहीं समझेंगे तब तक आप उनसे जुड़ेंगे नहीं। वही हम्म वाली बात आ जाती है हम्म कि मैं देखता हूँ कि बच्चे, माँ बाप खुद कहते हैं कि हम्म जब स्कूल जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो अंग्रेजी में नहीं बात करता है, तो वो हम्म, कहते हैं भाई हमारे यहाँ सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तब पता चला टीचर भी सामने से आई है और प्रिंसिपल से बात कर रही है, वो भी इंग्लिश में बात कर रही है। मतलब उनकी कोशिश है कि पूरा इंग्लिश एटमॉस्फेयर बनाकर दें। तो जब बच्चों को आप ये बनाकर देंगे हम्म तो वैसे ही वो बड़े होंगे। अगर बीच में रीजनल लैंग्वेज जरूरी होगी, अगर हम्म, रीजनल लैंग्वेज को हाँ पढ़ेंगे हाँ, तो फिर जब उसको पढ़ेंगे उसमें भी जब बात करेंगे तभी वो अपनी धरती से, हम्म। अपनी जमीन से जोड़ेंगे। हम्म, इसलिए ये भी एक अच्छी पॉलिसी का पार्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली और उम्मीद है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी कुछ समस्याएं सुलझी होंगी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।